नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। डे 27 है हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का। इसके पहले 26 वीडियोस हमने आपके लिए अपलोड कर दिया है, इसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ अपने, जहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे। हमारा जो पहला सवाल है वो है तत्वबोधिनी सभा के बारे में। ये सवाल है आर्ट एंड कल्चर का। कह रहा है तत्वबोधिनी सभा एम्ड टू प्रमोट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट एंड प्रमोट रैशनल आउटलुक एमंग पीपल इन बंगाल। जो हमारे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, उनका सबसे जो मेन कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, हमें ये एहसास दिलाया कि हमारा जो अपना कल्चर है वो सुपीरियर है, उसमें कहीं कोई खराबी नहीं है। ठीक है, मतलब खराबी उस सेंस में नहीं, मतलब देखो सभी रिलीजन में कुछ ना कुछ तो खराबियां होती ही हैं, मगर ऐसा नहीं है कि जो क्रिश्चियनिटी है चाहे दूसरी चीज़ें हैं उनसे हम हीन हैं, उस सेंस में मैं कह रहा। तो एक जो प्राउड की भावना है वो हम में लाए वो। तो हाँ, उन्होंने जो इंडिया का जो पास्ट है उसको उन्हें सिस्टमेटिक स्टडी किया और जो रैशनल आउटलुक है वो इनकलकेट किया हम में। तत्वबोधिनी सभा को फाउंड किया था देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने, और ये फाउंड हुआ था 1839 में। राजा राम मोहन राय जी के जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ हैं उनको प्रोपोगेट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था। पहला दूसरा दोनों सही है, सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब मैंने देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में एक स्लाइड दिया है, आपको पॉज करना है, पढ़ना है। इनके पिता का नाम द्वारका नाथ टैगोर था और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ना, रवींद्रनाथ टैगोर के पिता थे। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा को फाउंड किया और इसके बाद उन्होंने जो तत्वबोधिनी जो पत्रिका है वो भी निकाले। ये बंगाली में एक पत्रिका थी। दोनों जो चीज़ें हैं, तत्वबोधिनी सभा और पत्रिका, दोनों ने फोकस किया इंडिया के पास्ट के स्टडी पर और जनता में जो रैशनल आउटलुक है उसको प्रोपगेट करने पर। बाद में ये जो सभा था वो जा करके इनकॉर्पोरेट हो गया ब्रह्म समाज में। ब्रह्म समाज में आगे जा कर के केशव चंद्र सेन को उन्होंने इंक्लूड किया और फिर दोनों का जो काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। देवेंद्रनाथ टैगोर का तरीका अलग था और सेन का तरीका अलग था। तो सेन ने अपना जो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो बना लिया, जिसका नाम उन्होंने रखा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है ये फाउंड किया था केशव चंद्र सेन ने 1866 में, और जो समाज बच गया देवेंद्रनाथ टैगोर जी के पास वो कहलाया आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ये बातें किसके बारे में हो गई? देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हो गई। अगला सवाल है, इनमें से कौन से रीज़न थे इंडिगो रिवोल्ट के सक्सेस के पीछे? तो पहला तो रीज़न ये था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी गई थी रॉयट के बीच में, प्लस बंगाल का जो इंटेलिजेंसिया था, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया रॉयट का। उन्होंने जो लोग हैं उनको जागरूक किया, केस लड़ने में, ब्रिटिश से ऑर्गेनाइजेशनली फाइट करने में उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। इसके बाद रॉयट में जो डिसिप्लिन है, कोऑपरेशन है, वो देखा गया। ये सबसे मेन चीज़ था जिसने रिस्ट्रिक्ट किया ब्रिटिश माइट को। तो यहाँ पर जो तीनों बातें हैं वो करेक्ट है कि क्यों इंडिगो रिवोल्ट हमारे यहाँ सक्सेसफुल हुआ। जो बंगाल के पढ़े लिखे लोग थे, जो इंटेलिजेंसिया था, उन्होंने न्यूज़पेपर कैंपेन चलाया, मास मीटिंग करी। इसके बाद जो पीजेंट के जो ग्रीवेंसेस थे उस पर मेमोरेंडम प्रिपेयर करके गवर्नमेंट के पास भेजा। तो तीनों बातें यहाँ पर सही है, डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बातें नीम कोटेड यूरिया के बारे में करेक्ट है? इसको ईच टॉपिक है वो आ सकता है आपका करंट अफेयर में भी, या फिर इन्वायरमेंट में भी टॉपिक आ सकता है वाला, और एग्रीकल्चर में टॉपिक आ सकता है। तो ऐसा जेनरिक टाइप का ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नीम कोटेड यूरिया एप्लीकेशन टाइप का। तो जो नीम कोटिंग है वो नाइट्रोजन के यूज़ की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करता है, इंक्रीज़ करता है। कैसे सर? बात समझो। जैसे ही आप यूरिया को खेत में डालते हैं तो यूरिया पहले हाइड्रोलाइज होता है, पानी से रिएक्शन करके वो टूटता है, अमोनियम आयन बनाता है। यूरिया पहले टूट करके NH4+ इस तरह का जो आयन है
वो बनाता है। अब ये जो NH4 आयन है वो ऑक्सीडाइज होकर के जो नाइट्राइट है वो बनाता है, और नाइट्राइट जो है ना ये बाद में नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो बात क्या हो गई कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना ये थोड़ा सा लंबा चलता है, मतलब धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पर आगे की ओर बढ़ता है रिएक्शन, और जितना रिएक्शन ये वाला स्लो होगा उतना धीरे धीरे आपका नाइट्रोजन रिलीज़ होगा, पौधे को मिलेगा। तो इसी कारण से जो नाइट्रोजन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है। पहला तो फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो पहले प्योर यूरिया होता था उसको खेती में डालने के बजाय कुछ लोग उसका ब्लैक मार्केटिंग करते थे और उसको पेंट इंडस्ट्री में, जो दूसरे केमिकल इंडस्ट्री है वहाँ पर जाकर के उसको यूज़ करते थे, क्योंकि यूरिया सब्सिडाइज होता है, सस्ता होता है, तो नॉन फार्म यूज़ में इसका इंक्रीज़ बढ़ता जा रहा था। अब चूंकि यह नाइट्रोजन धीरे धीरे रिलीज होता है तो पौधे लंबे समय तक हरे रहते हैं। तो जो तीनों के तीनों बातें हैं नीम कोटेड यूरिया के बारे में वो करेक्ट है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कोटिंग का पहला फ़ायदा तो ये है कि नाइट्रोजन धीरे धीरे रिलीज करता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसका डाइवर्जन रोकता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन गैस कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में? तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये तो करता ही है, मीथेन CH4 ये करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ये भी करता है। तो 1, 2 एंड 3 1, 3 यहाँ पर है, 1, 2 एंड 3 यहाँ पर है, तो केवल मेरे पास एक ही ऑप्शन है जहाँ पर 1, 2 एंड 3 है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है ना, HCl आपका एक रोल प्ले करता है एसिड रेन में। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, मतलब माइल्ड डाइल्यूटेड। ठीक है ना, तो आपका 1, 2 एंड 3 करेक्ट है। इनके साथ साथ वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस का काम करता है। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और हाइड्रोफ्लोरो में HCFC और HFC दोनों आएंगे। दैट्स वाई डी नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। ये कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में। अगला सवाल है आर्ट एंड कल्चर से, सारनाथ में लॉयन कैपिटल फाउंड किया गया था, इनमें से कौन सी बातें करेक्ट है ये बताइए। पहला तो ये है कि क्या ये मोनोलिथिक स्टैचू है? हाँ, ये जो पूरा आपका लॉयन कैपिटल है वो एक ही पत्थर से काट करके बनाया गया है। चूँकि एक ही पत्थर से काट के बनाया गया है तो ये मोनोलिथिक हुआ, तो पहला करेक्ट है। यहाँ पर जो 4 रोरिंग लाइन है बैक टू बैक वो देखने को मिलते हैं जो 4 डायरेक्शन की ओर दिखाते हैं। इसके साथ साथ आपको इस लॉयन कैपिटल पे हाथी, बुल, घोड़ा और लायन ये चारों के चारों देखने को मिलते हैं, और जो चक्र है ना धर्म चक्र वो भी देखने को मिलता है यहाँ पे। तो जो तीनों बातें हैं वो करेक्ट है लॉयन कैपिटल के बारे में। डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, और ये मौर्यन आर्ट का एक बहुत ही सुंदर नमूना है, मतलब कि इसकी पॉलिशिंग इतनी अच्छी है कि दिखाता है कितने साल बाद भी इनके पॉलिशिंग जो है वो सर्वाइव कर रही है। सेम चीज़ देखने को मिलता है जब आप जाते हैं लोमश ऋषि केव में। आप जब बराबर केव्स में जाएंगे ना तो वहाँ की जो पॉलिशिंग है वो भी बहुत ही बढ़िया है, वो भी मॉडर्न एज का ही है। तो ये थी बातें हमारी आज की। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।